हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है मैंने और ये पहली क्लास है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे एंड पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो बैंकिंग स्टूडेंट हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी स्टेट एग्जाम या आपके बैंकिंग एग्जाम के अलावा एसएससी डिफेंस एग्जाम भी देखेंगे तो नॉर्मल जो इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेपर में भी आते हैं। अगर आरबीआई ने कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है या सेबी ने कोई नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जीडीपी फोरकास्ट की है तो ये तो आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्यों ना वीक में हम एक बार पूरे हफ्ते की जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ है, किसी बैंक ने कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, क्यों ना हम उनको एक बार डिस्कस कर लें तो जिससे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगी। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीकली बैंकिंग करेंट अफेयर्स 1 जून से लेकर 8 जून तक। इसके अलावा जो नॉर्मल करेंट अफेयर्स था आपका, नॉर्मल वीकली करंट अफेयर्स, वो 9 AM पर क्लास हुई थी जहां पर हमने इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने वहां पर टॉप 10 नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स को डिस्कस किया था, पर्सन इन न्यूज़ देखे थे एंड 35 क्वेश्चन का एक क्विज भी देखा था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। ठीक है, इन दोनों क्लासेस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी। इसके अलावा और कोई पोर्शन नहीं है और कोई प्लेस नहीं है जहां पर आपको पीडीएफ मिल सके। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247। ओके, यहाँ से आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, जो अभी न्यूज़ में है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2023-24। बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई ने क्या क्या काम किया, क्या फंक्शनिंग रही, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारी बातें इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश की हैं। और आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। यहाँ पर आप लोगों ने एक आरबीआई एक्ट के बारे में सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1934 में पास हुआ था। और इसी एक्ट के बाद 1 अप्रैल, इसी एक्ट के बाद 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो आपका एक्ट है, इसी एक्ट में आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है विच इज सेक्शन 53 सब क्लॉज 2, और उसके अकॉर्डिंगली आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। अब रिपोर्ट में क्या अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं वो हम देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि 2024-25 के लिए भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7% एस्टिमेट की गई है। हमारा ये जो करंट रनिंग आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी कही गई है, 7% आरबीआई ने कहा है। ठीक है, फिर आरबीआई की बैलेंस शीट देखते हैं। हम भी अपने घर में मंथ के एंड में देखते हैं ना कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो वैसे ही इनकी ये बैलेंस शीट है। तो आरबीआई की बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है। कितना इंप्रूव हुई है? 11.08% आरबीआई की बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है और टोटल बैलेंस इनके पास है 70.48 लाख करोड़ रुपीस। ओके, अगर हम आरबीआई की नेट इनकम के बारे में बात करें तो आरबीआई की नेट इनकम है 2.11 लाख करोड़ रुपीस और आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना ही डिविडेंड दिया है, मतलब लाभांश दिया है। ठीक है, अब आरबीआई ने कहा है कि हमारे इनकम इंक्रीज हुई है और एक्सपेंडिचर, हमारे खर्चे कम हुए हैं, तभी तो बैलेंस शीट इंप्रूव होगी ना। जब आप कमाओगे ज्यादा, खर्चा कम करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी बैलेंस शीट इंप्रूव होगी। तो इन्होंने कहा है कि हमारी इनकम 17.04% इंक्रीज हुई है और 56.30% हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, हमने मान लिया। फिर इनसे पूछा गया आपकी सोर्स क्या है इनकम के, तो इन्होंने कहा कि फॉरेन सोर्सेज भी हैं और डोमेस्टिक सोर्सेज भी हैं, मतलब हमें घरेलू स्तर से भी पैसा आया है और विदेशों से भी हमको पैसा आया है, हमने कमाई की है। तो हमारा जो फॉरेन इनकम है या फॉरेन सोर्सेज से जो इनकम है वो 23.2% इंक्रीज हुई है और टोटल हमारी फॉरेन सोर्सेज से इनकम है 1.87 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेस्टिक सोर्स के बारे में। तो डोमेस्टिक सोर्सेज से हमें जो इनकम हुई है वो 88,100 करोड़ रुपीस है और इसमें जो ग्रोथ है वो 5.7% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो 5.7% ग्रोथ है आपके डोमेस्टिक सोर्सेज से। इसके अलावा फॉरेन सोर्सेज से जो आपकी नेट इनकम इंक्रीज हुई है वो 23.2% इंक्रीज हुई है। इसके अलावा आरबीआई ने अपने कंटिजेंसी, मतलब हमारा जो कंटिजेंसी फंड है उसमें भी 42,800 करोड़ रुपीस रखे हैं। डन, तो ये हो गई आपकी सारी बातें।
चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे NSO के बारे में। NSO क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने भी FY24 मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, मतलब अप्रैल 2023 से मार्च 2024, ठीक है, इसको हम FY24 के नाम से जानते हैं। और ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना रहा है? तो 8.2% रहा है अकॉर्डिंग टू द NSO, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है। 22-23 में हमारे देश की जो ग्रोथ थी वो 7% थी, जबकि यहाँ पे 23-24 में ग्रोथ कितनी है? 8.2% है अकॉर्डिंग टू द NSO। अब NSO ने ये कहा है जब से हम रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हैं, मतलब सिंस 1960-61, ये आपका 9th टाइम है, ये 9th टाइम है जब भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 8% से ज्यादा रहा है, ठीक है। ये 9th टाइम है जब भारत की GDP ग्रोथ 8% से ज्यादा रही है, विच इज 8.2%। डन इतनी चीजें। रिपोर्ट में GBA के बारे में भी बात की गई है। GBA क्या होता है? GBA का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडिड। हमारे देश के अंदर, हमारी इकोनॉमी में, हमारे जो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज द मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो GVA को कैलकुलेट किया जाता है 3 अलग अलग एरिया में। प्राइमरी एरिया मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपके एग्रीकल्चर गुड्स आते हैं, आपकी माइनिंग प्राइमरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर में आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आपका कंस्ट्रक्शन है। और टर्सरी या सर्विस सेक्टर में आपके फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके टर्सरी सेक्टर में आती हैं। तो इस रिपोर्ट पे हम बात करते हैं जो NSO ने कहा है। इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर में हुई है। ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई? तो आप देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में हुई है 9.7%, प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हुई है 2.1% और टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ हुई है 7.6%। ये तो हो गई ग्रोथ। अब कंट्रीब्यूशन कितना रहा है इकोनॉमी में? इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है टर्सरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा रहा है हमारी इकोनॉमी में, विच इज 54.7%। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेटा ना। डायरेक्टली एग्जाम देखोगे आप तो पूछा जाता है कि हमारे देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर? तो आंसर याद हो जाएगा आपको कि टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द NSO डेटा, विच इज 54.7%। डन। चलिए अब यहाँ पे कुछ और डेटा पब्लिश किया गया है, उसको भी देख लेते हैं गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे फिस्कल डिफिसिट मतलब आपका जो घाटा है, राजकोषीय घाटा, उसके बारे में बताया है। घाटा कब होता है? जब एक्सपोर्ट हमारा कम हो और इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो तो हमें घाटा होता है। सो इंडिया का FY24 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो 5.63% ऑफ द GDP रहा है। तो हमारा घाटा कितना है? 5.63% का रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू, मतलब आपका जो गैप है बिटवीन द एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू वो कितना है? 16.53 लाख करोड़ रुपीस का है। डन इतनी चीजें। ओके, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंप्रूव हुआ है। प्रीवियस ईयर ये 5.8% था, मतलब इसको एस्टिमेट किया गया था कि 5.8% हमारा डेफिसिट रहेगा, लेकिन हमने इसको थोड़ा इंप्रूव किया है और 5.63% ऑफ द GDP आपको फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलेगा, हमारा घाटा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने FY25 मतलब हमारा जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए कहा है कि फिस्कल डेफिसिट 5.1% रहेगा। FY26 के लिए हमारा फिजिकल डेफिसिट इन्होंने एस्टिमेट किया है कि 4.5% होगा। तो आप तीनों याद रख लेना, 5.6, 5.1 एंड 4.5%। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हमारे देश में FDI के बारे में। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशों से जब लोग हमारे देश की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, उसको हम FDI के नाम से जानते हैं। तो इंडिया रिसीव हाईएस्ट FDI फ्रॉम सिंगापुर इन 2023-24। तो 2023-24 में सबसे ज्यादा हमें FDI कहाँ से मिला है? सिंगापुर से मिला है। और ये डेटा किसने पब्लिश किया है? तो ये डेटा DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इस डेटा को पब्लिश किया है। ठीक है, यहाँ पे मॉरिशस सेकंड स्थान पर आपको देखने को मिलेगा FDI के मामले में। लेकिन एक और बात है कि
5 सालों में ये अभी तक का लोवेस्ट एफडीआई हमें रिसीव हुआ है। और एफडीआई कितना आया है? 44.42 बिलियन डॉलर। 44.42 बिलियन डॉलर ये हमारा एफडीआई रहा है 2023-24, या इसको आप कह सकते हो कि FY24 में ये हमारा एफडीआई है। सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया है और उसके बाद आप देखेंगे कि मॉरिशस से हमको एफडीआई रिसीव हुआ है। डन इतनी चीज़ें। टॉप 3 आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल पहला ना पूछ के दूसरा या तीसरा ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंगापुर फर्स्ट, दूसरे नंबर पे मॉरिशस एंड थर्ड नंबर पे यूएसए है, जहां से हमारा एफडीआई रिसीव हुआ है। ठीक, अगर हम बात करते हैं वो कौन से सेक्टर है जहां पर सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव हुआ है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड सर्विस सेक्टर। और टॉप एफडीआई रेसिपिएंट स्टेट जिन राज्यों को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स द 7th कंपनी टू क्रॉस 8 लाख करोड़ रुपीस मार्केट कैप। तो एम कैप को क्रॉस करने वाली हमारे देश की 7th नंबर की कंपनी बन चुकी है एसबीआई, जिसने 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को क्रॉस किया है। एसबीआई हमारे देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को क्रॉस किया है, और ओवरऑल ये हमारे देश का 3rd नंबर का बैंक है जिसने इस कैप को क्रॉस किया है। इसके पहले आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम अपने देश की 7 कंपनीज के बारे में 7 कंपनीज के बारे में बात करें जिन्होंने 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को क्रॉस किया है, तो आंसर हो जाएगा रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और आपका एसबीआई। ठीक है, अब यहाँ पर एम कैप क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो कोई भी कंपनी है वो जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास होते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी है XYZ कंपनी और उसके पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 100 शेयर्स है पब्लिक डोमेन में, और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो 100 × 10 क्या हो जाएगा, 1000, तो 1000 इसका एम कैप हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात लिखी है, एम कैप रिफर टू द टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज फ्री फ्लोटिंग इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द करेंट एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। तो ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। नेक्स्ट है बैंक क्लिनिक। रिसेंटली ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने बैंक क्लिनिक को लॉन्च किया है। बैंक क्लिनिक को क्यों लॉन्च किया गया है, तो आपको पता है कि आरबीआई लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपांशन कर रही है। डेली आप देखते कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी, जैसे कि पहले यूपीआई आया, फिर इंटरनेट बैंकिंग, ट्रांजैक्शंस, कितनी तरीके की नई चीजें आती हैं, और समय समय पे आरबीआई अपने सर्कुलर भी निकालती है, अपनी गाइडलाइंस इशू करती है। तो सभी को समझना उतना आसान नहीं है, बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट रह सकते हैं, कुछ कंप्लेंट रह सकती हैं। तो यहाँ पे कस्टमर्स की शिकायतों को सॉल्व करने के लिए बेसिकली बैंक क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। तो इट सर्व एज अ एडिशनल चैनल अलोंगसाइड द नॉर्मल बैंकिंग ऑम्ब्यूसमेंट प्रोसेस, और यहाँ पर ये कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। कैसे, यहाँ पे बैंक क्लिनिक का जो पोर्टल या वेबसाइट है उसमें कोई भी कस्टमर अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं, एंड 5 वर्किंग डेज के अंदर यहाँ पर उन्हें रिप्लाई मिलेगा, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली बैंक क्लिनिक हेल्प्स बिल्ड गुडविल विद द कस्टमर। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का फॉर्मेशन कोलकाता में 1946 में हुआ था। फिलहाल इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। नेक्स्ट है अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आरबीआई के पास टोटल गोल्ड रिजर्व कितना है, मतलब हमारे आरबीआई के पास कितना सोना है। तो आंसर हो जाएगा FY24 के अकॉर्डिंगली और आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंगली हमारे आरबीआई के पास टोटल गोल्ड रिजर्व 822 मेट्रिक टन का है। कितना है, 822 मेट्रिक टन। अब आरबीआई अपना पूरा का पूरा सोना भारत में नहीं रखता, भारत के अलावा और भी कई सारे देश हैं, उन सभी देशों के बैंक्स के पास हमारे देश का सोना रखा हुआ है। जैसे कि यूके के पास हमारे देश का सोना रखा हुआ है, पर फिलहाल 100 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड जो कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में रखा हुआ था, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस लेकर आ गए हैं, और हमारे देश में मुंबई और नागपुर में जो वॉल्ट है उनमें इस 100 मेट्रिक टन गोल्ड को रख दिया है। ठीक है,
क्यों दिया था हमने 100 मेट्रिक टन का गोल्ड हमने क्यों दिया था? तो 1991-92 में जब हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस थे तो हमें लोन की जरूरत थी और हमने $405 मिलियन का लोन लिया था यूके से, इसलिए हमने अपना सोना उनके पास रखा था। हालांकि हमने पेमेंट कर दी थी, लेकिन हमें लगा कि सिक्योर है, सेफ है, रखे रहना चाहिए, तो रखा था, लेकिन अब वापस इंडिया में लेकर आया गया है बाय द आरबीआई। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व आपको देखने को मिलेगा यूएसए के पास, फिर यूएसए के बाद है जर्मनी, जर्मनी के बाद है इटली। ठीक, नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, और सेबी ने रिसेंटली एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी 2.0। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि सारथी एप्लीकेशन किसका है? आंसर है सेबी का है। क्यों लॉन्च किया गया है? सारथी का काम क्या होता है? आपको गाइड करना, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति को शेयर मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन हो, कैसे शेयर्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, कैसे केवाईसी कराते हैं, कैसे डीमेट अकाउंट को ओपन करना है, या म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो उन्हीं डाउट्स को सॉल्व करने के लिए सेबी ने सारथी प्लेटफॉर्म को या पोर्टल को लॉन्च किया है। Designed to help investor manage their personal finance, the app is packed with a tool to make complex financial concept easier to understand। ठीक है, जिसमें आपको एजुकेशनल मॉड्यूल, वीडियो कंटेंट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की पहली कंट्री या फिर लैटिन अमेरिका की फर्स्ट कंट्री जिसका नाम है पेरू, और पेरू एडॉप्ट कर रहा है यूपीआई टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली पेरू ने एनपीसीआई की जो इंटरनेशनल ब्रांच है जिसका नाम है या इंटरनेशनल आर्म है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इनके साथ कोलैबोरेशन किया है, और पेरू यूपीआई की तरह अपने देश के लिए भी इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म चाहता है। तो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बेसिकली की गई है। ठीक है, इतनी चीजें। कुछ समय पहले बैंक ऑफ नमीबिया और एनपीसीआई के बीच में भी यही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए यूपीआई के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था। यहां पर आपको पेरू देखने को मिलेगा जिसकी कैपिटल लीमा है। नेक्स्ट है एसबीआई म्यूचुअल फंड, made history by becoming the first fund house in the country to achieve the 10 trillion rupees milestone in asset under management। ओके, अभी असेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? तो आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में जरूर सुना होगा। इसमें क्या है, इसमें इन्वेस्टर अपना पैसा देखता है, मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपए दिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक असेट मैनेजर होगा जो मेरे पैसे को मैनेज करेगा, और यहाँ पे कई सारी कंपनीज में मेरे पैसे को लगा देगा। 10 रुपीज टीसीएस में, 10 इन्फोसिस में, 10 विप्रो में, इस तरीके से मेरे पोर्टफोलियो को ये मैनेजर क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टर के पैसे को कौन मैनेज कर रहा है? असेट मैनेजर मैनेज कर रहा है। तो असेट अंडर मैनेजमेंट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेज बाय द पर्सन और एंटिटी इन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। तो असेट अंडर मैनेजमेंट की कैटेगरी में एसबीआई ने हिस्ट्री क्रिएट की और पहला हमारे देश का म्यूचुअल फंड हाउस बन गया है जिसने 10 ट्रिलियन रुपीज माइलस्टोन अचीव किया है। ठीक है, इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी, आपको म्यूचुअल फंड्स, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, कोटेक म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अगेन सेबी के बारे में बात हो रही है। अब सेबी ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, पहले हम वो देखेंगे, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। तो बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट को 2012 में सेबी ने लॉन्च किया था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्यों किया था? जो आपके छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका जिनका स्मॉल पोर्टफोलियो होता है, छोटे इन्वेस्टर है या रिटेल इन्वेस्टर है जो लगभग 2 लाख रुपए तक के सिक्योरिटी को रखते हैं या 2 लाख रुपए तक के ये अपने ट्रांजेक्शन्स को करते हैं, और इन पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े इन डीमेट अकाउंट को मैनेज करने के लिए, इसलिए सेबी ने बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के कॉन्सेप्ट को 2012 में लॉन्च किया था। ठीक है, अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 लाख रुपीस कर दिया है, इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल रहा है। डन। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स लॉन्च बाय द एनएसई। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स को लॉन्च किया है हमारे देश में, जो टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। तो 33 कंपनीज का एक स्टॉक या एक इंडेक्स बेसिकली बनाया है किसने, एनएसई ने। ठीक है, ये हमारे देश का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कई सारी बड़ी कंपनीज इसमें लिस्टेड होंगी। अब यहाँ पे जब आप इंडेक्स बनाते हो तो उस इंडेक्स का कोई ना कोई बेस ईयर होता है जहां से आप कंपैरिजन करना शुरू करते हो। तो बेस ईयर है 2018 और बेस वैल्यू है 1000। ओके, नेक्स्ट
स्पर्श सर्विस सेंटर। तो स्पर्श जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जो भी एम्प्लॉय डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, जो भी पर्सन और रिटायर हो गए हैं, तो उनके पेंशन को कैसे लिया जाए, पेंशन के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए स्पर्श इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जिसमें यहाँ वहाँ जो भी डिफेंस के पर्सनल है उनको भागना ना पड़े, उनको एक जगह पे उनकी मंथली पेंशन मिल जाए, ठीक है। रिसेंटली यहाँ पे 4 बैंक्स को ऑन बोर्डिंग कराया गया है। 4 बैंक्स की ऑन बोर्डिंग हुई है स्पर्श प्लेटफॉर्म में। कौन कौन से बैंक हैं ये? बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। डन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जून 2024। रिसेंटली इसको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट पॉलिसी अगस्त में रिलीज की जाएगी। तो अगर आप लोगों के जून में, जुलाई में, अगस्त में पेपर है तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। क्या हाईलाइट्स है? तो सबसे पहली बात, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है और रेपो रेट है आपका 6.5%। अगर हम CRR के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, 4.5% है। SLR में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, 18% है। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, 3.35%। इसके अलावा आपका जो बैंक रेट होता है और आपका MSF होता है ये बराबर होता है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, 6.75% इन्होंने कहा है। बल्क डिपॉजिट की लिमिट को इंक्रीज कर दिया है, 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए बल्क डिपॉजिट की लिमिट को कर दिया गया है। और इन्होंने बताया है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना है, $651.5 बिलियन। ये हमारा टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट कितनी है, 4.5% इन्होंने एस्टिमेट की है। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है NFS साउंड बॉक्स, ठीक है। ये साउंड बॉक्स क्या करता है, अगर आप QR कोड से या फिर आप UPI से टैप एंड पिन पे अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये क्या करेगा, साउंड क्रिएट करता है, साउंड निकालता है, आवाज निकालता है 7 अलग अलग भाषाओं में, लैंग्वेजेस में। और इसको तैयार किसने किया है, एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलके लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब UPI ने अगेन रिकॉर्ड ब्रेक किया है और आप देखेंगे कि मई मंथ में अभी तक के सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन UPI से हुए हैं। तो मई मंथ में UPI से जो टोटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं और इन ट्रांजैक्शन की टोटल जो वैल्यू है वो है 20.45 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बारे में तो UPI ट्रांजैक्शन में 49% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जा रही है। और डेली, अगर डेली का हम ट्रांजैक्शन का एवरेज निकालें तो हमारे देश में 453 मिलियन एवरेज डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये UPI का डेटा आपको देखने को मिल गया, ठीक। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल पब्लिक डेट के बारे में। मतलब हमारी जो सरकारें हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कितना उधार ले रही हैं, लोन ले रही हैं, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अ वर्ल्ड ऑफ डेट, अ ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को UNCTAD मतलब UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जो सरकारें हैं वो टोटल जितना लोन ले चुकी हैं, तो टोटल डेट अमाउंट कितना है, 97 ट्रिलियन डॉलर आपको देखने को मिलेगा इन 2023। सबसे ज्यादा जो डेट लिया है वो आपके डेवलपिंग कंट्रीज ने लिया है एज कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्री। तो वेल ऑब्वियस है, डेवलप्ड कंट्रीज को कम लोन की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी डेवलप है। डेवलपिंग कंट्रीज ही तो ज्यादा लोन उठाएंगी मार्केट से। अगर हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं उनका जो डेट टू GDP रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, 60% से ज्यादा है। मतलब टोटल GDP के 60% से ज्यादा आपने उधार लेकर रखा है, लोन लेके रखा है। और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं वो 847 बिलियन डॉलर तो केवल इंटरेस्ट पे कर रही हैं इस लोन पे, ठीक है। ये बात भी कही गई है। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं और इंडिया का क्या टारगेट है वो भी देखते हैं। तो हमारे देश की हालत भी अच्छी नहीं है। हमारे देश में अगर आप टोटल GDP और आपका जो डेट है उसका अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये 81% है, जो कि बहुत ज्यादा है ना। 81% मतलब टोटल GDP का 81% तो हमारा उधारी में निकल रहा है,
ठीक। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है, यहाँ पर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को लाया गया था और उनका कहना है कि हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको हम 24-25 तक 60% कर देंगे। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर IMF आता है, IMF कहता है कि मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा कर पाएगा। इन्होंने कहा है कि 100% ऑफ द जीडीपी हो जाएगा 2028 तक, ऐसा IMF बोलता है। ठीक है, डन। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं, एक्सिस बैंक एंड बजाज आलियांज ने एक पार्टनरशिप की है फॉर स्ट्रेटेजिक बैंक इंश्योरेंस। अभी बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी जो बैंक के साथ कोलैबोरेशन करती है और कहती हैं कि आप हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, आप इनको बेचो और बदले में आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इस टर्म को ही हम बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। तो एक्सिस बैंक और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के बीच में इस पार्टनरशिप को किया गया है और बजाज आलियांज के जितने भी इंश्योरेंस है वो एक्सिस बैंक अपनी 5000 से ज्यादा ब्रांचेस में बेचने का काम करेगी। ठीक। नेक्स्ट है, अडानी वन लॉन्चेस 2 वेरिएंट ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद ICICI बैंक। तो ICICI बैंक के साथ मिलकर अडानी वन ने 2 इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। कौन कौन से? अडानी वन ICICI बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और दूसरा है अडानी वन ICICI बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। तो इसमें बोला है कि अगर आप अडानी ग्रुप के कोई भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसे कि आप फ्लाइट बुक करा रहे हैं, ठीक है, आप CNG गैस ले रहे हैं, अडानी इलेक्ट्रिसिटी से बुकिंग कर रहा है, ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको 7% तक का क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम न्यूज़ को कवर करेंगे। RBI कैंसल्ड द ऑक्शन ऑफ 10-year ग्रीन बॉन्ड्स एज ट्रेडर रिफ्यूज टू पे ग्रीनियम। Diverging from the pattern of issuing green bond in the latter half, the government planned to issue green bonds blank rupees in the first half of the current financial year. तो रिसेंटली RBI ने 12,000 करोड़ रुपए के जो वो ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाला था, इनको कैंसिल कर दिया है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन जून 2024 विच बैंक हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू एक्सक्लूसिव ब्रांच इन द चेन्नई एंड कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सपोर्टिंग स्टार्टअप्स। तो यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक ने चेन्नई में अपनी एक नई एक्सक्लूसिव ब्रांच ओपन की है जो कि केवल स्टार्टअप्स को फाइनेंसिंग करेगी। ऑप्शन बी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि सिंगापुर बेस्ड एक बैंक है जिसका नाम है DBS बैंक। अकॉर्डिंग टू द DBS बैंक, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर FY25। तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ FY25 में क्या रहेगी? ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 7%। अब यहाँ पे आपको अपडेटेड लिस्ट मिल रही है, जैसे कि NSO ने कहा है कि FY24 में भारत की ग्रोथ कितनी थी? 8.2%। आज ही हमने देखा। RBI की फिर हमने रिपोर्ट भी डिस्कस की, इन्होंने कहा FY25 में भारत की ग्रोथ कितनी रहेगी? 7% रहेगी। ठीक है, बाकी सारी डेटा को भी आप याद रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है जहाँ से आपको GDP के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अपडेटेड लिस्ट है, PDF में मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज बीन फाइंड 36.38 लाख रुपीज बाय द RBI फॉर वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट। फेमा एक्ट 1999 का एक्ट है जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, और इस एक्ट के अंदर 36.38 लाख रुपए की पेनाल्टी RBI ने HSBC बैंक पर लगाई है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, यहाँ पर 23-24 में फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है हमारा? अभी याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हमने फिस्कल डेफिसिट पे डिस्कशन किया था। मैंने आपको FY24, 25 और 26 का फिस्कल डेफिसिट बताया है। तो 24 में 5.6%, यहाँ पे कितना है 5.1% और ये आपका 4.5%। तो तीनों आपको याद रखने हैं और क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि वो कौन से ईयर का फिस्कल डेफिसिट पूछ रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में कितना लोन लिया है, कितना लोन सैंक्शन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करके जाएंगे।